1987 से फिलिस्तीन के हक में आंदोलन चलाने वाला आदमी, 2011 में पहला एशियन कॉन्वॉय जो गाजा गया था उसमें शरीक, 2012 में ग्लोबल मार्च टू जेरूसलम, और इस जंग के शुरू होने के बाद कई फिलिस्तीन के सिलसिले में जो अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसें हुई हैं उनमें शरीक होने वाला आदमी, वो बहुत ही नजदीक से चीजों को देखता है और पढ़ता बहुत ज्यादा है। मैं जितनी चीजें आपको अब बताता हूं, बहुत पढ़ना होता है, पूरे दिन में तकरीबन लगा रहता हूं, लेकिन मैं जब मीठी बोरवाला साहब से बात करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि नहीं, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए अब भी बाकी है। फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ईरान के हमले की खबर आने पर आपको कैसा लगा, पहला रिएक्शन क्या था और इसके क्या असरात होंगे, इसे समझना बहुत जरूरी है। नहीं, खुशी का ही रिएक्शन था। मैं एक कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद में था और वो हैदराबाद में कॉन्फ्रेंस हेल्थ का इशू था, उसके बावजूद मेरे दोस्तों ने कहा कि पूरे पैलेस्टाइन के सवाल पे याद रखे, और मैंने वहाँ भी कहा था कि ईरान कुछ दिनों के अंदर हमला करेगा नहीं करेगा वो देखना है, मगर आना तो है ही, और उसके पूरी दुनिया में क्या असरात होने वाले हैं। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठा था तो मैंने देखा कि ईरान ने हमला कर दिया है, खुशी थी। और उसके साथ बाई 7:30 इन द मॉर्निंग मेरा आर्टिकल भी मैंने लिख लिया था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो, मैं आपको भेजूंगा, मैंने भेजा भी आपको। जी। मेरा मानना है कि जो 7 अक्टूबर से जो क्रांति चालू हुई है, जो एक ग्लोबल रेवोल्यूशन चालू हुआ है, उसके पूरे दुनिया पे इम्पैक्ट अभी दिखते जा रहे हैं। 7 अक्टूबर कोई लोकल इशू नहीं था, पैलेस्टाइन को लोकल इशू है नहीं, तो 7 अक्टूबर को जो लोग समझ रहे थे कि इसके दूर के परिणाम क्या होने वाले, आज वो दिख रहे हैं। वो 7 अक्टूबर थी जो मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट वॉर ऑफ लिबरेशन ऑफ वेस्ट एशिया। यानी 7 अक्टूबर और 14 अप्रैल, ये दोनों बहुत बड़ी तारीखें अब तक साबित हुई हैं। 7 अक्टूबर हमास का हमला, 14 अप्रैल ईरान का हमला इजराइल के खिलाफ। अब ये बताइए कि अब आने वाले वक्त में, देखिए, दो नजरिए हैं इस मामले को हल करने के लिए। अब से पहले भी मैंने इस पर बात की है। एक तो ये कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, और एक सीधा सीधा नेतन्याहू का जो कहना है कि वो अकेला इजराइल रहेगा, वो फिलिस्तीन की बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन हमास ने 7 अक्टूबर के बाद में ये बात कही है कि सिर्फ फिलिस्तीन ही रहेगा, यहां पर इजराइल का खात्मा होने वाला है, और यही बात ईरान भी कहता है। अब आपको क्या लगता है कि किस तरफ जा रहा है ये पूरा इलाका, किस तरफ आगे बढ़ेगा? ये बात आपकी सही है। देखिए, मौका था इजराइल के पास 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए। इज़ाक रबीन ने कोशिश की थी, यासर अराफात दोनों ने हाथ मिला लिया था, मगर ये क्लियर है कि इज़ाक रबीन के असैसिनेशन के बाद, वैसे इज़ाक रबीन भी इतना क्लियर नहीं थे 2 स्टेट पे, मगर ठीक है। मगर अभी तो जब से शेरोन और नेतन्याहू ने 96 में पावर कैप्चर किया, तब से तो क्लियर है कि इजराइल को कोई 2 स्टेट में इंटरेस्ट नहीं है, उनका 1 स्टेट का ही है। एक रेसिस्ट सुप्रीमेसिस्ट नाजी स्टेट रहेगा, अपार्थाइड स्टेट रहेगा, और वो जूइश स्टेट ही रहेगा जिसमें बाकी के 2nd क्लास 3rd क्लास सिटीजन पड़े रहे आप। तो इजराइल का एजेंडा वो है। हमास ने भी 2017 में 2 स्टेट सॉल्यूशन का ऑफर दिया था। सभी अरब देशों ने 2002 में अरब देशों ने, जिसको सऊदी इनिशिएटिव बोलते हैं, कि हम लोग 2 स्टेट के लिए तैयार है, इजराइल को सब लोग रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है। आप मान लीजिए हमारी बात, माना नहीं, मगर अभी जहां बातें जा रही है वो 1 पैलेस्टाइन की तरफ जा रही है, उसी की तरफ जा रही है। और वो दिख रहा है कि उत्तरी ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन, जिसको इजराइल बोलते हैं, मैं उसको ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन 1948 बोलता हूँ, वहां से 5-6 लाख की आबादी वैसे ही भाग चुकी है। रोज दिख रहा है एयरपोर्ट पे कि इजराइल के लोग अपना पासपोर्ट ले लेकर, क्योंकि वो ज्यादा करके 2 डबल सिटीजनशिप वाले लोग हैं, वो अपना पासपोर्ट लेकर वहां के देशों में भाग रहा है। क्योंकि पॉइंट है कि उनको बोला गया था कि इजराइल इसलिए बन रहा है आपकी सिक्योरिटी के लिए, और ये भी झूठी बात है कि इजराइल बना गया और हॉलोकॉस्ट के कारण। 1917 में बाल्फुर डिक्लेरेशन आ गया था, जब ब्रिटेन ने कहा था कि वी विल क्रिएट अ जूइश होमलैंड इन पैलेस्टाइन। हम लोग एक जूइश होमलैंड, 1917 में कोई हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था, ठीक है। तो पॉइंट इसके बहुत पहले ही ब्रिटिश एम्पायर का और अमेरिकन का प्लान बन गया था, फ्रांस का प्लान बन गया था कि हमको पैलेस्टाइन में एक जूइश स्टेट बनानी है, उसका हॉलोकॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब हिटलर सत्ता में आए 1933 में, और जूस के साथ जो भी होने लगा,
तब अमेरिका ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, ईवीएन कॉन्फ्रेंस इन 1938, 33 देश के लोग आए थे कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो 5.5 लाख जूस है उनको अलग अलग कोटा से अपने अपने देशों में लेके जाओ। कोई खास देश तैयार नहीं हुए। ये प्रॉब्लम 1938 में हल हो जाता अगर यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये अभी भी खाली पड़ी है जमीन है वहां, ठीक है, मगर उनकी कभी भी नीयत जूस को बचाने के लिए नहीं थी, उनका कुछ और ही उनका नीयत था। फाइनली एक यूरोपियन हॉलोकॉस्ट, जर्मन हॉलोकॉस्ट जो हुआ पैलेस्टीन्स का, जो जूस का, उसका पूरा परिणाम पैलेस्टीन के लोग भुगत रहे, पूरा वेस्ट एशिया भुगत रहा है। पाप किसी का और उसका भुगतान और कोई कर रहा है, ठीक है। तो पॉइंट इज के ये जो पूरा यूरोपियन जूइश प्रोजेक्ट है वो पूरा फेल हो चुका है, क्योंकि आपको जीना नहीं आता लोगों के साथ मिलकर। गाजा के वॉर में ये क्लियर हो गया था कि आपको पूरी की पूरी 2.3 मिलियन आबादी को वहां से निकालनी थी, मगर ये सभी गाजा के पैलेस्टीन से लेकर वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम के पैलेस्टीन को हमारा सलाम है कि ना कोई सरेंडर करने के लिए तैयार है, भूखे मारे जा रहे हैं, रोज बम बरसाए जा रहे हैं, मगर एक सफेद झंडा नहीं दिख रहा है, कोई सरेंडर करने के लिए तैयार है। ना कोई बोल रहा कि मुझे भेज दो, मैं ये भूमि छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ। वो अपने टूटे हुए घरों में वहां अभी भी बैठ रहा है, और ये दिख रहा है कि जमीन के साथ कौन जुड़ा है और कितने यहूदी आज पासपोर्ट लेकर अपना भाग रहे इजराइल से, वो दिख रहा है। किसकी जमीन, जिसकी जमीन होती है वो जमीन को छोड़ता नहीं है। अच्छा, मिति बोरवाला साहब, आपने हॉलोकॉस्ट का जिक्र किया। महमूद अहमदी निजाद भी इसका जिक्र करते थे जब वो प्रेसिडेंट थे ईरान के, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन में अपनी तकरीर में एक बात कही थी कि हम लोग अल्लाह के वजूद पर भी बहस और रिसर्च करने की बात करते हैं। Exactly. तो हॉलोकॉस्ट पर हम क्यों नहीं रिसर्च कर सकते? ये रिसर्च करने के इशू से क्यों बाहर रखा हुआ है इजराइल ने? तो हॉलोकॉस्ट के दुनिया भर में, खास तौर पर जहां इजराइल के दोस्त मुल्क हैं, उन्होंने म्यूजियम बनाए हैं। शायद नई दिल्ली में भी बन जाए कुछ दिन के बाद। मैंने वॉशिंगटन में देखा है वो हॉलोकॉस्ट का, शायद लंदन में भी है, कई जगहों पर है। यानी वो एक तरह से विक्टिम कार्ड अब तक उस पर खेल रहे हैं, और महमूद अहमदी निजाद ने प्रेसिडेंट रहते हुए इस पर सवाल उठाया था। क्या आप भी इस बात को कहते हैं या इस बात पर यकीन रखते हैं कि हॉलोकॉस्ट खुद अपने आप में एक फ्लॉ था जिसके बहाने इन्होंने इजराइल कायम किया? आपकी क्या ओपिनियन है इस पर? नहीं, इस पर देखिए बात स्पष्ट है। हाँ। कि दुनिया में हर इशू पे बात होनी चाहिए। हाँ। और खास करके वेस्टर्न सोसाइटी जो डंका बजाती रहती है फ्रीडम एक्सप्रेशन को लेकर, ठीक है, तो आज आप इजराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, आप जायनिज्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, पैलेस्टाइन के झंडे पर उनका आपत्ति है, हॉलोकॉस्ट तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। मेरा बोलना है कि हॉलोकॉस्ट अगर हुआ है तो ठीक है, उस पर बात कीजिए, ओके। और जहां जहां वेस्टर्न सोसाइटीज में हॉलोकॉस्ट पे बात करने की कोशिश एकेडमिक्स ने भी की है, उनको नौकरी से निकाला गया। तो आप छुपा क्या रहे? नंबर 1, तो बात कीजिए। अब अल्लाह के वजूद पे, नबी के रोल पे, सब पे बात हो सकती है, जीसस क्राइस्ट से लेकर। तो भाई ये कौन सा है कि आप बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में इजराइल एक नया खुदा बन चुका है, प्रॉब्लम वो है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट को रिप्लेस कर दिया है। अब जीसस क्राइस्ट को पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप ये लोग बोल देते हैं, मगर इजराइल के खिलाफ जो नया डेटी है, जो नया गोल्डन काफ है, वो इजराइल इनका बन चुका है। दूसरी बात है कि एक तो मेरा बोलना है कि हॉलोकॉस्ट पे बातचीत कीजिए। अरे हॉलोकॉस्ट यूरोप में हुआ था ना, उसका भुगतान उधर करो। जर्मनी ने किया है, एक स्टेट दे दो पूरा जूस के लिए, ठीक है। तो ये लॉजिक क्या है? तीसरी बात है कि जो तोरा का गैर इस्तेमाल उन्होंने किया है, और कोई गैर इस्तेमाल नहीं, तोरा के बहुत बड़े मसले हैं जो मुसलमानों ने उसका किया नहीं है, उसका ठीक से अभ्यास और क्रिटिसिज्म। हम लोग सिर्फ इतना ही बोलते रहे, पीपल ऑफ द बुक, तोरा, इंजील, कुरान। तोरा बहुत ही वायलेंट किताब है, बहुत ही सुपरमिसिस्ट किताब है, ओके। क्योंकि तोरा का प्रॉब्लम यह है कि इट इज बेसिकली अ ट्राइबल कंसेप्ट ऑफ गॉड, द गॉड ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। ये कोई यूनिवर्सल फिगर नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने आकर उसको यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश की, जिसके कारण उसको टारगेट किया गया था, ठीक है। तो जूस का बोलना है ये है कि ये यावे हमारा है, यहोवा, यावे, जो भी आप बोलो उसको, ये हमारा खुदा है। वी आर द सुप्रीम रेस, वी आर द चोजन पीपल, और ये लैंड हमको ऊपर वाले ने दिए, जैसे ये रियल एस्टेट एजेंट गॉड को बना दिया इन्होंने। तो ये पूरा ढकोसला है तोरा का, जिसको हम लोगों को डिसोन करना चाहिए। हाईली वायलेंट किताब है। नेथन्याहू ने वर्स ऑफ द एमलेकाइट्स बुक ऑफ सैमुएल में कोट किया था,
कि हमारा खुदा, हमारा यावे बच्चों को मारने की इजाजत देता है, औरतों को मारने की इजाजत देता है, हम लोग कोई अधर्मी काम नहीं कर रहे। दिस इज ऑल इन द ओल्ड टेस्टमेंट। ठीक है। और अभी एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, बहुत सारे क्रिश्चियन ने जो अपना धर्म छोड़ा है वो ओल्ड टेस्टमेंट को कारण छोड़ा है। ओके, और मेरा तो बोलना है कि ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट में बहुत अंतर है। ये दोनों को जोड़कर क्रिश्चियन धर्म को ज्यादा खतरा हुआ है। अच्छा, ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट हालांकि हमारी बहस का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन जाहिर है लोगों ने प्रॉफिट के बाद में ही ये सब कुछ हुआ ना, कुछ लोगों ने किया, चाहे वो धर्म गुरु हो या जो भी हो। खैर उस बहस में हम नहीं जाते अभी, हाँ डाइवर्ट हो जाएंगे हम। एक चीज मैं अब समझना चाहता हूं कि ईरान ने इस हमले के बाद दो बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। नंबर एक, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी उस दमिश्क पर हमले को कंडम करती, इजराइल के खिलाफ आवाज उठाती, तो शायद हमें यह हमला ना करना पड़ता। दूसरा एक बात जो उन्होंने जो अहम बात कही है वो अमेरिका से कही है कि अगर इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने का फैसला किया, अगर आप उसमें शरीक हुए, तो हम इस पूरे इलाके में जो आपकी फौजी छावनियां हैं हम उनको निशाना बनाएंगे। तीसरा एक पैगाम जो उन्होंने दिया है वो पड़ोस के अरब मुल्कों को, तुर्की को, इन मुल्कों को दिया है कि अगर इजराइल ने हमारे खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, करना चाहिए, और आपने अगर अपनी जमीन और एयर स्पेस दिया तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, आपको भी हम हिसाब किताब करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि इससे इजराइल को और ज्यादा आइसोलेट, तन्हा, अलग थलग करने में ईरान कामयाबी की तरफ जा रहा है क्या? टोटली एक तो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ईरान ने इतना टाइम क्यों लिया अटैक करने में। ठीक है, ईरान ने पूरा ग्राउंड तैयार किया था। ईरान एक सिविलाइजेशन है, वो जल्दबाजी में काम नहीं करता। ठीक है, वो एक रैशनल प्लेयर है, वो पूरा कैलकुलेट करता है, पूरा स्टेप बहुत लॉन्ग टर्म सोचता है। ठीक है, तो उन्होंने ये 10 दिन में क्या क्या किया कि एक थी सभी अरब देशों से इंक्लूडिंग टर्की से बात कर ली कि देखो मैं तो हमला करने वाला हूं, और अगर आपने कहीं भी कोऑपरेट किया इजराइल अमेरिका के साथ तो आप पे भी बरसने वाले हमारे बम। अगर जो अमेरिकन बेसिस आपके टेरिटरी पे है, अगर वहां से हम पे कहीं से भी अटैक हुआ तो वो सब अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे अटैक होने वाला है। और खास करके इराक और सीरिया में जो इलीगल अमेरिकन बेसिस है, क्योंकि इराक के पार्लियामेंट ने बोला कि तुम्हारे बेसिस को हटाओ, अमेरिका जा नहीं रहा है। सीरिया में तो कभी भी गवर्नमेंट ऑफ सीरिया ने उनको इन्वाइट किया नहीं था, जबरदस्ती आके बैठे। और वही अल तनव बेस से अलकायदा और आईसिस ऑपरेट होती है। 1/3 सीरिया में जो कुर्दिश फोर्सेस को सपोर्ट कर रहा है, जहाँ उसका तेल और वीट का खजान है, वहीं आज अमेरिका आके बैठी है। ठीक है, तो क्लियर कट था कि अगर अमेरिका ने कोई रोल प्ले किया होता इसमें, तो इराक और सीरिया पे बड़े पैमाने पे अमेरिकन बेसिस को नष्ट नाबूद हो जाते, खत्म हो जाता, उनका वजूद ही खत्म हो जाता। ठीक है, और बहरीन हो, कतर हो, सऊदी हो, यूएई हो, सबने हाथ ऊपर कर लिए और उन्होंने अमेरिका को बोला कि आपके बेसिस हमारे वहां से ऑपरेट नहीं होंगे। ये सब तैयारी करने के बाद और अमेरिका से बात करने के बाद इजराइल पे हमला हुआ। और जो लोग बोल रहे कि इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल में जो मिलिट्री एयरफोर्स बेसेस है, जो मिलिट्री टारगेट है, सब जगह हमला हुआ है और ये पहला स्ट्राइक है। मैं उसी पर आने वाला था। ये जो दावा किया गया है कि 99% हमने उन हमलों को नाकाम कर दिया, ज्यादातर इजराइल के अंदर एयर स्पेस में ही एंटर नहीं होने दिया, बाहर से बाहर निपटा लिया, और अमेरिका के और ब्रिटिश, फ्रेंच और जॉर्डन, इन सब के डिफेंस जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उन्होंने उनको तबाह कर दिया। क्या आपको कुछ यकीन आता है कि 99% नाकाम हो गया? हमारे पास तो ऐसी वीडियो भी आई हैं जो जमीन तक मारते हुए और आग लगती हुई तस्वीरें आई हैं। आप कैसे देख रहे हैं? एग्जैक्टली, देखिए वॉर के टाइम में दोनों साइड के नैरेटिव हर बार अलग होते हैं। इजराइल और अमेरिका से बड़े झूठे कंट्री दुनिया में है नहीं। ओके, वॉर प्रोपेगेंडा उनका क्या क्या होता है, चाहे वो यूक्रेन में हो, इराक में हो, लिबिया में हो, उनका तो दुनिया पे इजराइल और अमेरिका पे तो कोई भरोसा आने का कोई कारण नहीं। 7 अक्टूबर के बाद इजराइल ने क्या क्या झूठ बातें बोली थी, 40 बच्चे मरे और ये बलात्कार हुआ, ये हुआ, वो हुआ, वो सब आज एक्सपोज हो चुका है। तो इजराइल पे भरोसा करने का, उनका कोई स्टेटमेंट एक्सेप्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ईरान ने इसमें क्या क्या हासिल किया है? नंबर 1,
एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लो टू इजराइल कि ईरान से डायरेक्ट हमला हुआ है फ्रॉम ईरानियन सॉइल। देखो, हिजबुल्लाह, सीरिया और इराक का सवाल नहीं है, न हूतियों का सवाल है। पहली बार ईरान से डायरेक्ट 300 मिसाइल इजराइल पे फायर हुए हैं और इजराइल को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अमेरिका ने बोला इजराइल को, देखो 99% हम लोगों ने गिरा दिया है, टेक द विक्ट्री, चुप बैठ अभी तो। ओके, एक जगह पे बाइडेन बोल रहा हूं मैं 100% इजराइल के साथ खड़ा हूं अगर ईरान हमला करेगा, और यहाँ बाइडेन बोल रहा अभी तू चुप बैठ, बहुत हो गया, आई कैन, ये इसके आगे तुम कुछ मत करो। ठीक है, तो इजराइल टोटली वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ना वो रफा में जा पा रहा है, ना वो ईरान पे हमला कर पा रहा है। ठीक है, उसके साथ हिजबुल्लाह ने अपने अटैक्स बढ़ा दिए हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि गोलान हाइट्स का फ्रंट बड़े पैमाने पे एक्टिव हो चुका है। जो सीरिया पे जो लगातार हमले बढ़ रहे हैं उसका यही कारण है कि गोलान हाइट्स में सीरियन आर्मी, इराकी मिलिशियाज, हिजबुल्लाह, ईरानियन मिलिशियाज, ये सब एक्टिव हो चुके हैं गोलान हाइट्स में। और मैं मानता हूं कि गोलान हाइट्स सबसे वीक पॉइंट है इजराइल का, और वहां तो उसके परिणाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। यानी गोलान हाइट जल्द आजाद होने वाली है, आपको ऐसा लगता है? जैसा सन 2000 में साउथ लेबनान आजाद हुआ था, तकरीबन उस तरह का, या 2005 में जिस तरह से गाजा से इजराइल निकला था, तकरीबन उस तरह के हालात बनने वाले हैं। सन 2000 में भी लेबनान से जब निकला तो शीबा फार्म्स करके जो इलाका है वहां से वो नहीं निकला था। ठीक है, तो लेबनान का बोलना वो हमारा है, तो जब लेबनान अपने एक्टिविटी करता है, बोलता है यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से, तो वो शीबा फार्म हमारा है, यानी वो अलग होता है। ठीक है ना, मगर गोलान हाइट्स पे एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो हुआ है। ठीक है, द अदर पॉइंट इज के रेड सी आज हुतियों के कंट्रोल में है। बाब अल मंदब स्ट्रेट इज इन द हैंड्स ऑफ द हुतीज। ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे उधर। ब्रिटेन, फ्रांस सब निकल चुके हैं, अमेरिका अकेला खड़ा है, उसको भी, क्योंकि 9 साल अटैक करने के बाद कुछ नहीं कर पाया, अभी क्या करने वाले। रेड सी इज इन द कंट्रोल ऑफ द हुतीज। पूरा पर्शियन गल्फ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान के कंट्रोल में है, राइट। और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, मगर वो ईरान को अटैक नहीं कर पा रहे, ना ईरानियन शिप्स पे अटैक नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़े चेंजेस पूरे ये रीजन में आ रहे हैं। तो ये दोनों रास्ते, ये दोनों समंदरी रास्ते जहां से पूरी दुनिया का ट्रेड होता है, ये जो बाब अल मंदब है, ये तो हमने अब तक देखा कितना नुकसान हो चुका। और अभी एक इजरायली जहाज को ईरान ने पकड़ा है, जिसमें भारत के भी 17 क्रू मेंबर्स हैं, वो हमने देखा है। तो ये दोनों अगर एक नजरिए के लोगों के हाथ में वाकई कंट्रोल हो जाए और बंद कर दें ये, तो ऐसा नहीं लगता कि पूरी दुनिया का एक तरह से गला घोटने का काम हो जाएगा? एग्जैक्टली पॉइंटर से खाली आपके दर्शकों को बता दूं, बाब अल मंदब स्ट्रेट इज द एंट्री पॉइंट टू द रेड सी। तो इंडियन ओशन से रेड सी टू द सुएज कनाल टू द मेडिटेरेनियन, और वहां से यूरोप ये जाता है। ओके, और वहां से आगे अमेरिका वगैरह वगैरह। और अभी सुएज कनाल के काउंटर में इजराइल और अमेरिका बेन गुरियन कनाल बनाना चाहते हैं। जो एलाट पोर्ट है, एलाट पोर्ट से जमीन को पूरा काट कर वो लोग नॉर्दर्न गाजा में ये पोर्ट बनाकर निकालना चाहते हैं। ये पूरा कनाल बनाकर क्या करेंगे जब रेड सी ही आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट्स वन। नंबर 2, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पर्शियन गल्फ का पूरा तेल, सभी देशों का तेल आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मतलब ईरान के कंट्रोल में रहेगा। इसलिए बाकी के अरब देश भी ये इसके सीरियसनेस को समझ रहे हैं। दिक्कत है कि जॉर्डन हैज प्लेड अ रोल। जॉर्डन थ्रेटन कर रहा है एक्चुअली ईरान को। ओके, और इतने बड़े प्रोटेस्ट अमान में रोज हो रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन जॉर्डन की एक्चुअली पैलेस्टीन है, एनीवेयर बिटवीन 60 to 70%। कोई सेंसस नहीं हुआ है। तो ये वक्त आने वाला है कि जॉर्डन के राजा को भी वहां से भागना होगा। अपने आप को वो हैशमाइट परिवार का बोलता है, ठीक है, शर्म आनी चाहिए उसको। ओके, मगर इतना हो गया कि जिसको जहां अभी खड़ा होना है उसको खुलकर आना पड़ रहा है। जॉर्डन का राजा एक मॉडरेट इस्लामिस्ट वगैरह वगैरह करके उसको पेश किया जाता है। ये पूरा का पूरा इजराइल और अमेरिका का पिट्ठू है, वो बात अभी समझ में आ गई है। किंग सलमान भी टेंशन में है, क्योंकि ये सभी मतलब पैलेस्टाइन का आप कैफिया पहन नहीं सकते जहां तक मुझे पता है। ओके, और अमान में आप पैलेस्टाइन का झंडा नहीं बता सकते, तो लोग अपने मोबाइल्स में पैलेस्टाइन का झंडा बताते हैं। ये तो हाल है सऊदी और जॉर्डन के। अरे साहब, पिछले दिनों सऊदी अरब से मक्का से एक खबर आई थी कि मक्का में एक फिलिस्तीनी किसी ने झंडा दिखा दिया था, उसको फौरन बंद कर दिया था। और मक्का में खाने काबा के आसपास
बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए नारे लगे और इंडिया का झंडा दिखाया गया, उसमें किसी ने कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं अब एक और सवाल पे जाना चाहता हूं। अब क्या वो अरब मुल्क, खास तौर पर सऊदी अरब, जो नॉर्मलाइजेशन की बात इजराइल के साथ कर रहे थे, जब भी कोई अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर वहां पे या डिफेंस मिनिस्टर आता है, अब भी 7 अक्टूबर के बाद, तो वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच में ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश करता है और बयान भी देता है, वो खामोशी से नहीं है। उनका क्या हाल होगा अब ये इस ईरान वाले हमले के बाद, अब फिलिस्तीनियों के इतना एम्बोल्डन होने के बाद वो कहां जाएंगे? उनको तो शर्म आनी चाहिए, अभी भी इजराइल के साथ ताल्लुकात की बात करें। 7 अक्टूबर के पीछे जो कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था अब्राहम अकॉर्ड्स को खत्म करना। आज अब्राहम अकॉर्ड्स का कोई मतलब नहीं रहा, तो एकदम अनपॉपुलर हो चुका है। मासेस तो पहले से थे, आज पहले से ज्यादा सड़कों पे है। मगर 7 अक्टूबर के बाद सऊदी को भी पीछे हटना पड़ा। आज भी वो अब्राहम अकॉर्ड्स की बात करता है, तो मगर पैलेस्टीन स्टेट बनेगा तो मैं इजराइल के साथ साइन करूंगा, अभी ये नौबत आ चुकी है। ओके, पहला तो था कि भाई अभी पैलेस्टाइन का इशू एक कोने में पड़ा है, ये बेचारे गाजा के लोग कूदते रहेंगे, कौन देख रहा है उनकी तरफ, नेतन्याहू को भी वही बोलना था। ओके, मगर वो दिन जा चुके हैं। सो द पॉइंट इज, 7 अक्टूबर के पीछे, जिसका अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा स्टॉर्म नाम था, लगातार अल अक्सा पे हमले हो रहे थे। इस बार लाखों फिलिस्तीनी लोग अल अक्सा मस्जिद पे गए रमजान के दौरान, वो मस्जिद की हिफाजत करने के लिए। इजराइल उनको रोक नहीं पाया वो मोमेंट में। तो अल अक्सा फ्लड, 7 अक्टूबर का ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। इस बार का जो यौम कुद्स सेलिब्रेट हुआ, करोड़ों ने दुनिया में शामिल हुए। तीसरी बात है अब्राहम अकॉर्ड्स को खत्म करना, वो 7 अक्टूबर उसमें सफल रहा है। जो नेतन्याहू बोल रहा था कि हमास को खत्म करूंगा, हॉस्टेज को वापस लाऊंगा, उसमें वो पूरा फेल हुआ है। ठीक है, और जो लोग बोल रहे कि हॉस्टेजेस हमास ने गलत लिए, मेरा बोलना है कि 2.3 मिलियन जो 23 लाख गाजा के लोग हैं, वो सबके सब हॉस्टेजेस है। जो 35 लाख लोग हैं वेस्ट बैंक में, वो सब हॉस्टेजेस है। तो अभी तो खाली 10,000 पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात है, जिसका टॉर्चर हो रहा है, जिसका पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बलात्कार होता है उन औरतों का, ये सब हॉस्टेजेस है। उसकी भी बात कीजिए। जी जी जी। अच्छा, आखिर में मैं, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, लेकिन मैं बात जरूर करना चाहता हूं। वो ये बताइए कि इस ईरान के हमले के बाद जो कुछ दुनिया के साथ सामने मैसेज गया, वो अपनी जगह, लेकिन वो जो जंगबंदी वाला मामला अटका हुआ था, जिसमें हमास अपने मजबूत मौकिफ पर डटा हुआ है, और पिछले हफ्ते ही इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोते पोतियां शहीद हुए एक हमले में। और मैंने वो वीडियो देखी है जो दोहा में वो अस्पताल का दौरा कर रहे थे, उनको जब इंफॉर्मेशन मिली तो वो खामोशी से चंद सेकंड के लिए उन्होंने एक दुआ की कि अल्लाह उनको बहरहाल जन्नत नसीब करे, या जो भी एक दुआ होती है। और उसके साथ वो आगे बढ़ गए, अपने उस प्रोग्राम को उन्होंने जारी रखा अस्पताल में दूसरे कमरों में फिलिस्तीनियों को देखने के लिए। जिस लीडर के इतने लोग एक हमले में मारे गए, तो वो जज्बा मैं समझता हूं दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। मुझे वो भी याद आता है जब हसन नसरुल्लाह के बेटे 1997 में हादी शहीद हुए थे, तो उन्होंने ये कहा था अपने बेटे के जनाजे पर खड़े होकर के कि तुमने मुझे सुरखरू कर दिया, मैं अब से पहले शहीदों की फैमिली से मिलता था तो मुझे शर्मिंदगी होती थी, तुम अब शहीद हो गए तो अब मुझे शर्मिंदगी से तुमने बचा लिया। तो इस सोच के, इस मजबूत कन्विक्शन के लोगों के सामने इजराइल क्या कुछ कर पाएगा? अब आपको क्या लगता है, ईरान के हमले के बाद जंगबंदी नजदीक है या और दूर हो गई है? बेसिकली जो लोग हमास को ब्लेम कर रहे थे और इस्माइल हानिया को बोलते थे कि वो कतर में रहते हैं, उसका कतर में रहने के कुछ पॉलिटिकल कारण थे, क्योंकि उनको एक इंटरनेशनल रोड प्ले करना है। मगर इस्माइल हानिया के बेटे को अमेरिका यूरोप में नहीं पढ़ रहे थे, ना कोई कतर में या दुबई में रहते थे। उसके बेटे, उनका परिवार, उनके नवासे सब वही थे, और उनके बेटे को और उनको नवासों को मारा गया है। ये है वो मार्टरडम, ये शहादत का उनका पूरा सिलसिला हमास के नेताओं का। ठीक है, हिजबुल्लाह के भी हसन नसरुल्लाह, उनका भी बेटा मारा गया था। इसलिए लोगों को उनके इन पे इतना विश्वास है कि हमारे साथ खड़े, दे आर विद अस। ये हम जनता के साथ, आवाम के साथ वो है। उसके साथ ये बात अभी आ चुकी है कि इजराइल इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, ये तो पता था।
मगर जंग के दौरान एक मुल्क साथ में आ जाता है, इजराइल वो भी नहीं कर पा रहा है। इजराइल इज इंटरनली डिवाइडेड, इंटरनेशनली आइसोलेटेड एंड इंटरनली डिवाइडेड। बहुत संघर्ष है अंदर। ओके जैसे आप देख रहे हैं कि पुतिन आज जो यूक्रेन की लड़ाई लड़ रहा है, 87% जनता उसके लिए वोट करी है। मगर अगर कल इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की सीट आधी हो जाएगी, उसकी पूरी सरकार बर्खास्त हो जाएगी। बेनगवीर और स्मोट्रिच जो कट्टर यहूदी है, उनकी तो औकात ही नहीं बचेगी। तो डीप पॉलिटिकल डिवीजन, सोशल डिवीजन विद इन इजराइल। अगर कल नेतन्याहू की सरकार खत्म हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है उसमें स्टॉक मार्केट के फिक्सिंग की भी बात है, नेतन्याहू जेल जाएगा। उसको पता है, इसलिए इससे पूरी जंग थी। उसने हमास को प्रोवोक किया था कि भाई तुम्हारी मस्जिद अक्सा भी जाएगी, तुम्हारा देश तो है ही नहीं, वजूद ही नहीं, उससे जो यूनाइटेड नेशन में बोल दिया था। ओके और उसके साथ जो पूरा आइसोलेशन है, इब्राहिम अकॉर्ड्स वगैरह जो हो रहा था। ओके नाउ द पॉइंट कम्स के अभी जो अप्रैल में जो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और उसके साथ जो हरेडी का जो सवाल है, इजराइल के अंदर 16% जो आबादी है उनकी, जो ऑर्थोडॉक्स हरेडिम है, वो बहुत बड़ा मसला चल रहा है कि ये जो धार्मिक तबका है वो आर्मी में क्यों नहीं सर्व कर रहा है। वो जजमेंट अगर आ गई कि इनका बहुत बड़ा पैसा उनको जा रहा है, वो कुछ काम वाम करते नहीं है, ओके आर्मी में भी नहीं है, अगर वो जजमेंट आ गई तो उनके जो चीफ रवाय है उससे बोला कि हम लोग इजराइल छोड़ के चले जाएंगे। ये तो इनका कमिटमेंट है वो जमीन के साथ। और अभी जो सवाल आने वाला है स्टेटहुड का, 18 अप्रैल को पैलेस्टाइन अथॉरिटी से लेकर हमास सब लोगों ने बोला कि अभी पैलेस्टाइन को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, फुल फ्लेज पैलेस्टाइन स्टेट यूनाइटेड नेशन में भी होने चाहिए। ऑब्जर्वर स्टेटस वगैरह वो तो हो गया अभी 2011 से जो चल रहा है। ओके आप देखो कि यूरोप में भी क्या हो रहा है। यूरोप में 12 मुल्क अभी तैयार हो गए हैं। स्पेन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, आयरलैंड तो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि आयरलैंड के साथ भी ये सब हो चुका है। ब्रिटेन ने जो स्टारवेशन लेवल्स, जो टॉर्चर और जो आयरलैंड के साथ हुआ है, इसलिए आयरलैंड में जो भी पार्टी हो, राइट विंग हो या लेफ्ट विंग हो, दोनों के दोनों इसके साथ खड़े हैं। तो स्पेन और आयरलैंड आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। पहले से पोलैंड, बल्गेरिया, रोमानिया, हंगरी, चेक और स्लोवाकिया, स्वीडन, साइप्रस, ये सब ने रिकॉग्नाइज कर लिया था। अभी आयरलैंड, स्पेन, स्लोवेनिया और माल्टा, ये 12 मुल्क है। और स्पेन का जो प्रेसिडेंट है वो तो पूरे यूरोप में घूम रहा है ये रिकग्निशन के लिए। मतलब यूरोप में भी जो पहले एकदम सपोर्ट था इजराइल को, वो भी टूट रहा है। ओके और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि बाइडेन जो एक रोल प्ले कर रहा है इजराइल को, एक तो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ पूरा का पूरा 100% खड़ा हूं, आयरन क्लैड। मगर बाइडेन बोल रहा है भाई नेतन्याहू के चक्कर में मेरी सरकार जाएगी। जो चक शुमर है, जो सबसे सीनियर जूइश लीडर है अमेरिका में, उसने जो नेतन्याहू के खिलाफ बोला है, एक जो आपने भी पिछली बार बोला था कि एक रेजिम चेंज करने की अमेरिका की चल रहा है कि ये नेतन्याहू की सरकार को हटाओ, हमको डुबा लिया जाएगा। Okay, so why should the Democratic Party lose power in 2024 November because of the madman called Netanyahu? अच्छा, इसका एक नतीजा ये भी निकाला जा सकता है कि अब नई सिचुएशन में हमास या ईरान जैसी ताकतें इजराइल और अमेरिका में हुकूमत में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा वो इन्फ्लुएंस करने की हालत में पहुंच गई हैं। ये एक नतीजे के तौर पर, चूंकि बहरहाल उसका असर अमेरिका में भी नजर आ रहा है और इजराइल में भी। अच्छा, मैं अब एक आखिरी सवाल, कल के हमले के बाद हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों के फॉरेन मिनिस्टर से फोन पर बात की और एक तरह से डी एस्केलेट करने के लिए कहा और जंग आगे ना बढ़े, इस तरह की बातें आई। क्या भारत की जो डिप्लोमेसी ऐसे वक्त में, जबकि मोदी जी ने पहला रिएक्शन हम इजराइल के साथ हैं, नेतन्याहू के बिल्कुल हम भाई हैं, इस तरह से कहने की कोशिश की थी, और हमारे यहाँ के मीडिया ने, जो गोदी मीडिया है, जो मोदी जी के गोदी से फौरन नेतन्याहू की गोद में पहुंच गया था, उसने बिल्कुल डंके बजाए थे कि इजराइल जीत रहा है। अब जो ये इस वक्त जो डिप्लोमेसी का रंग बदलता हुआ सा नजर आ रहा है, उसे कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। 7 अक्टूबर को मोदी जी का ट्वीट, आई एम विद इजराइल, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म वाली जो बात थी, तो अभी इतना बड़ा हमला ईरान ने किया तो मोदी जी किधर है भाई? तुम्हारा ट्विटर किधर, इतना चुप क्यों बैठ गए? और मैं पहले भी ये बात बोलता रहा, मोदी ने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है, जो ग्लोबल मेजॉरिटी है,
जहाँ इंडिया अपने आप को एक लीडर मानती है, नॉन अलाइंड मूवमेंट के टाइम तो थी, ओके, मगर आज जो ब्रिक्स में जो 5 फाउंडिंग मेंबर है, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, वो क्लियर कट पैलेस्टाइन के साथ खड़े हैं। इंडिया चुप बैठा है। ओके, आज ब्रिक्स प्लस, मतलब ब्रिक्स की जो जीडीपी है वो G7 से ज्यादा है। और अक्टूबर में प्रेसिडेंट पुतिन के नेतृत्व में जो खजान रशिया में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जब पैलेस्टाइन के पक्ष में बातें होने वाली है, क्योंकि ब्रिक्स की जो रेजोल्यूशन है वो क्लियर कट पैलेस्टाइन के पक्ष में है। ओके, इसलिए मोदी जी चुप बैठे कि अभी मैं पहले जैसे नहीं बोल सकता इजराइल के पक्ष में, नहीं तो इंडिया टोटली आइसोलेट हो जाएगा। और हम लोग आइसोलेट हो ही गए थे 7 अक्टूबर को, जब मोदी जी ने ट्विटर पे ये कर दिया था। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फॉर्मेशन है, जो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के आगे की बात है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जो ज्योग्राफिकली रशिया, चाइना, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उसमें ईरान, क्योंकि ब्रिक्स में भी ईरान भी आ चुका है, शंघाई कोऑपरेशन में भी ईरान आ चुका है, ठीक है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल फॉर्मेशन है, ब्रिक्स और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो सबके सब खड़े पैलेस्टाइन के साथ, वो सबके साथ खड़े अगेंस्ट खड़े अमेरिका और इजराइल और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। तो उसमें मोदी जी अभी चुप बैठे हैं, जयशंकर को अपना काम करने दे रहे हैं, ओके, कि डी एस्केलेशन की बात करो। क्यों नहीं कंडेम किया आपने? ईरान ने इतना बड़ा हमला कर दिया, बोला था कि ये बहुत बड़ा स्टेट टेरर हो चुका है, इजराइल के साथ खड़ा हो, ओके, जैसे जॉर्डन ने काम किया तुम ऐसा कुछ कर लेते। मगर ये समझ में आ गए, क्योंकि हमारी फॉरेन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ग्राउंडेड है उसका नेहरूवियन विचार में, तो अभी वापस उस दिशा में कुछ बातें आने दिख रही है। मगर थैंक गॉड कि मोदी जी ने वापस कुछ ट्वीट ऐसा वैसा नहीं किया, नहीं तो हम लोग ज्यादा आइसोलेशन में आ जाते। हाँ, यानी इसका नतीजा ये निकाला जा सकता है। हमारे पास वक्त खत्म हो गया। मैं सिर्फ दर्शकों को ये बताऊं कि मैं अपना ऑब्जर्वेशन आपकी इस बात से ये समझाऊं कि मोदी जी चूंकि आरएसएस के रंग में रंगे हुए हैं, वो देश के हित की बात ना सोच करके, वो जायनिज्म वाले नजरिया उनकी नजर में ज्यादा अहम है, तो उन्होंने पहला रिएक्शन उसी आरएसएस के नजरिए की वजह से जायनिज्म से दोस्ती निभाते हुए किया। लेकिन इसका यह भी नतीजा है कि जायनिज्म का साथ देने से हमारा देश दुनिया में अलग थलग और अकेला पड़ सकता है, इसलिए उसका असर नहीं होना चाहिए। एस जयशंकर ने आखिर में मैं इतना क्योंकि आपका एक सवाल छूट गया था मेरे से, इसके बाद अभी सीजफायर होगा कि क्या होगा? हाँ, मेरा मानना है कि अप्रैल में एक तो स्टेटहुड का बड़ा मुद्दा है, वो देखता है कि यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका का रवैया क्या होता है, वो वीटो करेगा, अलाउ करेगा, ठीक है। क्योंकि पैलेस्टाइन का ये भी बोलना है कि भाई नॉर्थ कोरिया को तुमने नहीं रिकॉग्नाइज किया, मगर नॉर्थ कोरिया को तुमने स्टेटहुड का दर्जा दिया यूनाइटेड नेशंस में, तुम मत करो ना, मगर बाकी के दुनिया के देशों को तो करने दो, ठीक है। तो वो भी देखते हैं। अभी जो पूरा दबाव बन रहा है, अभी 2 रास्ते बचे हैं, एक है सीज फायर और पॉलिटिकल सॉल्यूशन। अगर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इजराइल पे भाई कुछ चारा बचा नहीं है, तुम आके पॉलिटिकल सॉल्यूशन 2 स्टेट की बात कर लो, दे दो, वरना ये जंग चलेगी, लंबे चलेगी और इजराइल हारेगा, पैलेस्टाइन स्टेट बनेगा। और जो मैं लगा 2028 की बात कर रहा हूँ, 80 इयर्स कर्स जो इजराइल पे है, 2 बार जो इजरायली किंगडम 80 साल के आगे नहीं बढ़ पाई, 2028 का डेट करीब आ रहा है, 4 साल बचे हैं, और मुझे तो वही परिणाम दिख रहा है। क्योंकि इजराइल का जो कट्टर यहूदी आबादी है वो क्योंकि ये बहुत ही साइकोपैथिक आबादी बन चुकी है, नॉर्मल। यानी अगले 4 साल में इजराइल का खात्मा आप देख रहे हैं। ईरानियन लीडरशिप जो कहती है उससे भी पहले इनको शायद जाना पड़े और खत्म होना पड़े। ये एक बहुत ही अहम बात आपने कही। और मुझे याद है कि इजराइल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही थी कि हमारी तारीख ये नहीं कहती कि 80 साल से ज्यादा कोई हुकूमत चल सके। खुद इजराइल में ये डिबेट जारी है, आपने उस तरफ इशारा किया। इजराइल का खात्मा का मतलब जो आप और मैं कर रहे हैं, हाँ, इजराइल की जो स्टेट आइडियोलॉजी है ज़ायनिज्म, उसका खात्मा होगा, ठीक है। और फाइनली इजराइल एज अ स्टेट विल कोलैप्स, और वो उसके खुद के कारण वो ज़ायनिज्म भी और इजराइल एज ए स्टेट, जिसे ईरान ये चीज मार्क कीजिए, ईरान ने जो हमले किए, एक भी सिविलियन टारगेट को हमला नहीं किया है। जी। ओके, कोई एक इजरायली मरा नहीं है। और इस हमले से पहले इजरायली भी ये बयान दे रहे थे कि ईरान जो हमला करेगा वो हमारे फौजी इंस्टॉलेशंस पर करेगा। कमाल ये है कि दुश्मन भी अगर उस ईमानदारी को कबूल करे
कि ये हमने उनके फौजी उस पर यानी फौजियों को मारा था, ये भी सिर्फ उसी पर करेंगे। तो ये एक बहुत ही रिमार्केबल चीज है जो नोट करने वाली है। और शायद अब वो दौर जो अमेरिका और इजराइल जो अपनी दादागिरी का चलाते रहे, अब यहाँ घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। खत्म। जी जी जी, बहुत 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 शुक्रिया फिरोज मिसी बोरवाला साहब। आप जल्दी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि वहां से जब वापस आएंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे और हमारे दर्शक आपको जाने का जो मेन मकसद है काजमी साहब कि अभी रशिया में भी एक एंटी ज़ायनिस्ट लॉबी स्ट्रांगली दिख रही है। जी जी, तो रशिया पे जो वॉर हो रहा है वो भी ज़ायनिस्ट लॉबी, अमेरिकन ज़ायनिस्ट लॉबी से आ रहा है, ब्रिटेन एंग्लो ज़ायनिस्ट लॉबी, यहाँ भी वही हो रहा है। तो रशिया, ईरान, जन आंदोलन, ये सबको मिलाकर रशिया को भी केंद्र बनाया जाए पैलेस्टाइन के सपोर्ट, इसलिए मैं जा रहा हूँ जी। और मुझे याद है कि इजराइल आने वाले यहूदियों में से बड़ी तादाद रूस से यहूदी आए थे, बहुत बड़ी तादाद, 1 मिलियन। जी 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 जी। ये तारीख दोहराती है, वक्त के बाद साथ साथ क्या क्या चीजें बदलती हैं, ये अब देखना बहुत ही अहम है। अब रूस हिजबुल्लाह के साथ मिलकर के लड़ता है, ISIS से ईरान के साथ मिलकर के लड़ता है। एक जमाना वो था जब अपने यहाँ से यहूदियों को इजराइल भेजता था। तो ये वक्त की तब्दीलियां हैं। जनरल सोलेमानी को सलाम। जनरल सोलेमानी को वो विजडम था कि सीरिया में वो उन्होंने रशिया को इनवाइट किया, आप आ जाइए, लताकिया और तार्तुस में आपके नेवल बेसेस है, उसको आके प्रोटेक्ट कीजिए। वो 2015 में जो ईरान और रशिया साथ में आए, उसके कारण दुनिया का पूरा जियोपॉलिटिकल बैलेंस बदल चुका है। जनरल सोलेमानी को याद करना पड़ेगा आज। बिल्कुल, कासिम सुलेमानी का वो कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और इजराइल को घेरने के लिए जो रेजिस्टेंस फोर्सेस तैयार की, वो भी एक उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया मिसी बोरवाला साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।